जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज रीजनिंग का वो टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्जामों में आपको काफ़ी परेशान करता है। मैं बात कर रहा हूं कैलेंडर की। आज रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर रहेगा। कैलेंडर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे और कहाँ से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कहाँ पर एग्जाम में आप गलतियाँ करते हो और क्यों एग्जाम में आपके आंसर गलत आते हैं, सभी बातों को बारीकी से समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हर कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के नए प्रश्न निकलकर सामने आएंगे, इन पर भी चर्चा करेंगे। आज का यदि वीडियो आपने पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कैलेंडर से संबंधित कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको याद होना चाहिए, जैसे सप्ताह क्या है, महीने में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, किस दिन साधारण वर्ष शुरू होता है, किस दिन साधारण वर्ष समाप्त होता है, शताब्दी वर्ष क्या है, शताब्दी कब शुरू होती है, शताब्दियां कब खत्म होती हैं। इस प्रकार के ढेर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले इन जानकारियों को कलेक्ट करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं ताकि क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जानकारी सप्ताह या वीक से। क्या होता है सप्ताह? सबसे पहले सप्ताह के बारे में पढ़ते हैं। सप्ताह होता क्या है? तो सप्ताह होता है 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का जो समूह है वो 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ध्यान रखना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह शुरू कब से होता है? तो सप्ताह सोमवार से शुरू होता है और रविवार इसका अंतिम दिन रहता है। तो सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, मंडे होता है, ठीक है। और सप्ताह का अंतिम दिन, सप्ताह का अंतिम दिन, सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार। ध्यान रखना, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, सोमवार के दिन से सप्ताह शुरू होता है और सप्ताह का अंतिम दिन है वो रविवार होता है। रविवार को सप्ताह समाप्त हो जाता है। अब सोमवार से लेकर रविवार जो 7 दिन है, इन 7 दिनों के लिए कुछ कोड दिए गए हैं। उन कोड के बारे में पढ़ते हैं ताकि आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे इधर लिख देता हूँ सोमवार। सोमवार सप्ताह का पहला दिन रहता है, इसलिए इसके लिए 1। मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन रहता है, इसलिए इसके लिए 2। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन, इसलिए 3। गुरुवार सप्ताह का चौथा दिन, तो कोड होगा 4। शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन, इसलिए कोड होता है 5। शनिवार सप्ताह का 6ठा दिन, इसलिए कोड होगा 6। लेकिन रविवार एक स्पेशल है, इसके लिए ध्यान रखना, रविवार को छुट्टी रहती है और छुट्टी के दिन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, शून्य कार्य करते हैं, 0 कार्य करते हैं। उस कारण रविवार के लिए आप याद रख सकते हैं 0। रविवार को 0 से कोड किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से, कोड होता है 1। सप्ताह का अंतिम दिन रविवार, कोड होता है 0। सप्ताह के 7 दिनों को या सप्ताह के जो 7 दिन रहते हैं उन 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब बारी आती है महीने या माह की। अब माह के बारे में पढ़ते हैं। माह क्या होता है और एक माह में कितने दिन होते हैं? तो माह या महीने, माह में 28 दिन भी हो सकते हैं, किसी किसी माह में 29 दिन, किसी में 30 और किसी में 31। इस प्रकार से एक महीना 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का या 31 दिन का हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि 28 और 29 दिन की मात्र या सिर्फ फरवरी होती है। फरवरी ही वह महीना है जो कि या तो 28 दिन की हो सकती है या 29 दिन का। बाकी के महीने या तो 30 दिन के या 31 दिन के। अब कौन सी फरवरी 28 दिन की और कौन सी फरवरी 29 दिन की, इसके लिए मैं आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष पढ़ाने वाला हूं आगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लीप वर्ष की जो फरवरी है
वो 29 दिनों की होती है, जबकि साधारण वर्ष की जो फरवरी है वो 28 दिनों की होती है। अभी आप इतना याद रखें, ठीक है। तो फरवरी माह जो रहता है वो या तो 28 दिनों का या 29 दिनों का। बाकी के जो भी महीने बचे हैं 11 महीने, वो 11 महीने 30 या 31 दिन के होते हैं। तो इनको याद कैसे रख सकते हो कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, उसके लिए एक ट्रिक है। आप ये जो पंच है, इस पंच के ऊपर जो उभार है, उन उभार के ऊपर जिन जिन महीनों के नाम आएंगे वो महीने 31 दिनों के रहेंगे, और उभार के बीच में जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों में जिन महीनों के नाम आएंगे वो महीने 30 दिनों के होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? जनवरी से। तो आप ध्यान दें, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई उभार के ऊपर आ रहा है, मतलब 31 दिन। अब जब ये समाप्त हो जाता है तो वापस से शुरू हो जाइए। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से आप महीनों को अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। जिस जिस उभार पर जिस जिस महीने का नाम आएगा वो 31 का रहेगा, और गड्ढे में जिस महीने का नाम आएगा वो महीना आपका 30 दिनों का रहेगा। मात्र एक महीना है फरवरी, जो 28 से 29 दिनों का रहता है। 28 फरवरी साधारण वर्ष में और 29 फरवरी लीप वर्ष में आती हैं। तो अब जो महीने हैं, इन महीनों को भी आप ऐसे याद रख सकते हो। जनवरी 31 की, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 का। इस प्रकार से आप चाहे तो आप पंच के द्वारा, ट्रिक के द्वारा आप इनको याद रख सकते हैं, या आप शुरुआत करें। वर्ष का जो पहला महीना होता है वो जनवरी 31 का होता है। कुछ अपवाद को ध्यान रखें, जनवरी 31, फिर फरवरी 28 से 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। ये क्रम आपका चलता रहेगा। सिर्फ ध्यान रखना है जुलाई और अगस्त दोनों महीने एक साथ 31 और 31 के आते हैं। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31। इस प्रकार से जनवरी से आप सीरीज को शुरू कर सकते हैं। जनवरी पहला महीना 31 का होता है, फिर फरवरी 28 से 29 की, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30। सिर्फ चेंज कहाँ पर होगी आपकी सीरीज? जुलाई और अगस्त में, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों एक साथ 31 और 31 के आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सप्ताह 7 दिनों का समूह, माह में 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं। अब बारी आती है वर्ष की। वर्ष के बारे में भी पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, वर्ष वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो बात करते हैं वर्ष की। वर्ष जो है, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष, क्या इनकी परिभाषा होती है? मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष की परिभाषा: वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा भाग ना जाता हो, और यदि शताब्दी वर्ष हो तो 400 का भाग ना जाता हो, उन्हें बोला जाता है साधारण वर्ष। परिभाषा लिख देता हूं। वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा भाग ना जाता हो, भाग ना जाता हो, साधारण वर्ष कहलाते हैं।
साधारण वर्ष कहलाते हैं। वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो साधारण वर्ष कहलाते हैं। और यदि शताब्दी की बात हो, सेंचुरी की बात हो, तो फिर 4 का भाग ना देकर 400 का भाग उसमें दिया जाता है। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखना। यदि शताब्दी वर्ष या सेंचुरी हो तो फिर उसमें 4 का भाग ना देकर 400 का भाग दिया जाता है। 400 का नियम वहां पर फॉलो होता है। साधारण वर्ष वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1971, 1983, 1881, 2002, 2005, इस प्रकार से वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाता हो वो कौन से वर्ष कहलाते हैं? साधारण वर्ष। और शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष कैसे? मान लीजिएगा 100, 200 और 300, 500, इन सभी में 4 की अपेक्षा 400 का भाग देना रहेगा। जैसे 100 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 200 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 300 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 500 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए साधारण वर्ष कहलाते हैं। और यदि शताब्दी या सेंचुरी की बात हो तो फिर 4 की अपेक्षा 400 का भाग दिया जाता है। और यदि उनमें 400 का पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो भी कौन से वर्ष कहलाएंगे? साधारण वर्ष। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब जो साधारण वर्ष हैं उन साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं, जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं, उसी दिन समाप्त होते हैं। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन यानी ओड नंबर, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, विषम दिनों की संख्या 1 होती है। बात आई समझ में? साधारण वर्ष वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और यदि शताब्दी वर्ष हो तो 4 की अपेक्षा 400 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो कौन से वर्ष कहलाते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, ये हो गए साधारण वर्ष। एक बात और याद रखने योग्य है, साधारण वर्ष में फरवरी माह, फरवरी 28 दिनों की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। ये कुछ की पॉइंट है साधारण वर्ष से जो कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको काफी मददगार होंगे। अब बारी आती है लीप वर्ष की। क्या होता है लीप वर्ष? तो बात करते हैं लीप वर्ष की। वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा, वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाता हो, पूरा पूरा भाग चला जाता हो, वे कौन से वर्ष कहलाएंगे? लीप वर्ष। वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। और यदि शताब्दी वर्ष है तो 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो कौन से वर्ष कहलाएंगे? लीप वर्ष। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें क्योंकि इनके बिना आपको कैलेंडर करना असंभव है। आप हमेशा गलतियाँ करोगे यदि आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो।
लीप वर्ष वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, और यदि शताब्दी वर्ष है तो 4 की अपेक्षा 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो कहलाते हैं लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है, यह बात भी ध्यान रखना, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लें। लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, उसके अगले दिन समाप्त होता है, उसके अगले दिन समाप्त होता है। यह बात भी आपको याद रखने योग्य है। अगला पॉइंट जो है, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ओड नंबर, ओड डे, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, संख्या 2 होती है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक, आगे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। ये इसके मेजर जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की। साधारण वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जबकि लीप वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, जबकि लीप वर्ष जो रहता है वो जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। अब क्या कॉन्सेप्ट है कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, और प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रति 4 वर्ष में फरवरी एक बार 29 दिनों की आती है। क्यों? आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में लगभग ये मान सकते हैं 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे कहा जाता है एक वर्ष। अब एक वर्ष में माना जाता है दिन कितने? 365, लेकिन 6 घंटे का क्या? ये 6 घंटे कहाँ गए? तो इन्हें 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है, और एक वर्ष में जो 6 घंटे को छोड़ा है, अगले वर्ष में फिर 6 घंटे, तो 6 और 6 कितने हो जाते हैं? 12 घंटे। फिर तीसरे वर्ष में 6 घंटे और छोड़ दिए, तो अब घंटे कितने हो गए? 6 और 6 12, और फिर वापस से 6 जोड़ा तो 18। और चौथे वर्ष में फिर 6 घंटे छोड़ दिए जाते हैं, और 18 और 6 कितने घंटे हो जाते हैं? 24। इस प्रकार से प्रति 4 वर्षों में, 4 वर्षों के बाद 6 12 18 और 24, इस प्रकार से 24 घंटे, मतलब एक दिन जो रहता है वो एक दिन काउंट कर लिया जाता है प्रति चौथे वर्ष फरवरी में। इस कारण से फरवरी 28 की अपेक्षा कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की, क्योंकि हर साल जो 6 घंटे छोड़े जा रहे हैं उन 6 घंटों को 6 12 18 और लास्ट में 24 घंटे उनको जोड़कर एक दिन मान लिया जाता है। और प्रति जो चौथा वर्ष रहता है, प्रति चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष में फरवरी 28 की अपेक्षा 29 दिनों की होती है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आपको मैंने सप्ताह पढ़ा दिया, आपको मैंने महीने पढ़ा दिए, आपको मैंने वर्ष पढ़ा दिया कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वर्ष कब शुरू होता है। अब कुछ और बातें जो कि एग्जाम के लिए जानना जरूरी है, उन बातों पर चर्चाएं करते हैं। जैसे विषम दिन। अब विषम दिन क्या होते हैं? तो विषम दिन के लिए दिए गए दिनों में या दिनों की संख्या में, दिए गए दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर,
किसका भाग देंगे? 7 का। ध्यान रखना, दिए गए दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल रिमाइंडर, जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वह विषम दिन कहलाते हैं, वह विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 25। कितने दिन है मेरे पास? 25 दिन। अब 25 दिनों में विषम दिन कितने हैं? तो आप 25 में भाग किसका दोगे? 25 में भाग दोगे 7 का। 7 से 21, शेषफल या रिमाइंडर कितना आया? 4। और ये 4 क्या रहेंगे? अपने विषम दिन। ठीक है, 4 क्या कहलाएंगे? अपने विषम दिन। इस प्रकार से दिए गए दिनों की संख्या में यदि 7 का भाग दें तो जो शेषफल या रिमाइंडर प्राप्त होता है वो रिमाइंडर ही क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाते हैं। और विषम दिन का उपयोग आगे तारीख निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विषम दिनों के बारे में बता दिया कि दी गई संख्याओं में 7 का भाग देने पर जो रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? विषम दिन। और विषम दिन की सहायता से ही किसी विशेष दिन को निकाला जाता है। अब 1-2 पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं ये भी ध्यान रखना। शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या, शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप कैलेंडर बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिनमें पीछे 2 शून्य लगी रहती है वो कहलाता है शताब्दी वर्ष या सेंचुरी वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष 100 है, 100 वर्ष, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या रहती है 5। ध्यान रखना, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या रहती है 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। यह बात बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। अब होता क्या है, प्रत्येक शताब्दी वर्ष में यदि मैं 400 साल ऐड करता जाऊं तो उनमें विषम दिनों की संख्या भी वही प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि आप थोड़ा समझे, मान लीजिएगा 100 है, 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। तो 100 में मैंने 400 जोड़ दिया और क्या हो गया? कितना? 500। 500 में भी विषम दिनों की संख्या 5। फिर 500 में मैंने 400 जोड़ दिया तो हो गया 900। फिर 900 के बाद 1300, 1300 के बाद 1700, 1700 के बाद 2100। इन सभी में विषम दिनों की संख्या क्या रहेगी? 5 रहेंगे। विषम दिन कितने होंगे? 5 विषम दिन। क्या जोड़ना रहेगा सभी में? 400। इसमें 400 ऐड किया, इसमें 400 ऐड किया, इसमें 400 ऐड किया, इसमें 400 ऐड किया और इसमें 400 ऐड किया, तो सभी में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल कर आएगी? 5 निकल कर आएगी। अब जैसे दूसरी सेंचुरी ले लेते हैं। मान लीजिएगा मैंने ले लिया 200। अब 200 में यदि मैं 400 जोड़ूँ तो हो जाएगा 600। 600 में यदि मैं 400 जोड़ूँ तो 1000। 1000 में 400 जोड़े तो 1400। 1400 में 400 जोड़े तो 1800 और 1800 में 400 जोड़े तो 2200। और इन सभी में विषम दिनों की जो संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। कितने विषम दिन रहेंगे? 3 विषम दिन। ठीक, अब अगली सेंचुरी की बात करते हैं और लेकर आते हैं तीसरी 300 वाले। जैसे 300 में 400 जोड़ेंगे तो 700, 700 में 400 जोड़ेंगे 1100, 1100 में 400 जोड़ेंगे 1500, 1500 में 400 जोड़ेंगे 1900 और 1900 में 400 जोड़ेंगे 2300। और इन सभी में विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 1। कितने विषम दिन आएंगे इन सभी में? 1 विषम दिन इनमें आएगा। ठीक है, अब जो 400 वाली सीरीज है, तो जैसे 400,
800, 1200, 1600 और 2000। इन सभी में विषम दिन कितना आएगा? 0 विषम दिन आएगा। ये ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट और है जहां से सीधे सीधे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है शताब्दी प्रारंभ और शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, इस प्रकार के प्रश्न। तो शताब्दी प्रारंभ व समाप्ति से रिलेटिव जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए आप एक सूत्र याद रखें। शताब्दी से शताब्दी प्रारंभ व समाप्त, शताब्दी प्रारंभ व समाप्त। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, वो सूत्र है 16 42 53 10। 16 42 53 10 ये वो सूत्र है जो कि एग्जाम में आपको सीधे सीधे 1 नंबर देके जाएगा। 16 42 53 10 का मतलब रहता है शताब्दी वर्ष या शताब्दी प्रारंभ, ठीक है। 53 10 का मतलब रहता है शताब्दी समाप्त या शताब्दी का अंतिम दिन। क्या है 16 42 53 10? तो 16 में 1 जो है, इस 1 का मतलब रहता है सोमवार, 6 यानी रहता है शनिवार, 4 यानी रहता है गुरुवार और 2 यानी रहता है मंगलवार। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार इन दिनों को शताब्दी प्रारंभ होती है, शुरू होती है। उसके अपेक्षा मैं बात करूं तो 5 यानी शुक्रवार, 3 यानी बुधवार, 1 यानी सोमवार और 0 यानी रविवार, इन दिनों को शताब्दी समाप्त होती है। ये शताब्दी के अंतिम दिन रहते हैं। कौन कौन से? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब एक बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पर भी सोमवार है और यहाँ पर भी सोमवार है। मतलब आप नोट हमेशा ध्यान रखना कि एकमात्र दिन सोमवार ऐसा है कि सोमवार को शताब्दी शुरू भी होती है और शताब्दी समाप्त भी, शुरू व समाप्त। सप्ताह के 7 दिनों में से एकमात्र दिन ऐसा है सोमवार, उसको शताब्दी शुरू भी होती है और शताब्दी समाप्त भी होती है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया क्या बताइए वह कौन सा दिन रहेगा जिस दिन शताब्दी शुरू भी हो सकती है और शताब्दी समाप्त भी हो सकती है, तो आंसर क्या आएगा? सोमवार। क्योंकि शताब्दी में शताब्दी का पहला दिन सोमवार भी हो सकता है और अंतिम दिन सोमवार हो सकता है। कोड से आप याद रख सकते हैं 16 42 53 10। तो कब शताब्दी शुरू होगी और शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा रहेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है 16 42 53 10। क्लियर? इतनी चीज़ें आप लोग सीख गए। एक बात और आपको याद रखना है, आपको बात ये याद रखना है कि यदि महीने की किसी तारीख में 7 जोड़ा जाए या उसमें से 7 घटाया जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में लिख दूं, यदि 5 जनवरी को सोमवार है, 5 जनवरी को सोमवार है तो 5 में 7 जोड़ो, 7 5 कितना? 12। 12 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। 12 में 7 जोड़ो 19, 19 को भी क्या होगा? सोमवार। 19 में 7 जोड़ो 26 और 26 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। इस प्रकार से दिए गई तारीख में यदि 7 जोड़ें और 7 घटाएं तो वापस से वही दिन प्राप्त होता है। इस प्रकार के भी एग्जामों में प्रश्न आते हैं। तो मैंने आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, ठीक है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार, अंतिम या लास्ट दिन रविवार। महीने 28 29 30 या 31 के होते हैं। फरवरी रहती है जो 28 या 29 की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2 प्रकार के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष।
साधारण वर्ष लीप वर्ष को मैंने अच्छे से बता दिया, इसलिए आप समय खराब नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया विषम दिन। दिए गए संख्याओं में यदि 7 का भाग दें तो जो रिमाइंडर बचता है वो कहलाता है विषम दिन। विषम दिन अपने आगे काम आएंगे। उसके बाद शताब्दी वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो 100 वर्ष में होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, और जो अपना 400 रहता है उस 400 में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0। और सभी में यदि 400 जोड़ते जाएं तो वही दिन प्राप्त होते हैं। फिर मैंने बताया शताब्दी प्रारंभ व समाप्ति का कॉन्सेप्ट 16, 42, 53, 10 वाली सीरीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यदि महीने की किसी तारीख में 7 जोड़ें या 7 घटाएं तो वापस से वही दिन अपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये बिल्कुल नींव है कैलेंडर की। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि यदि मैं कोड आपको सिखा दूं तो कोड से सारे प्रश्न बनने वाले नहीं हैं। इसलिए आप बिना कोड याद रखे हुए आप इन कॉन्सेप्ट को समझें, इन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में उतारें, इनको अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद कैसा ही प्रश्न एग्जाम में आ जाए आप चुटकियों में कैलेंडर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। अब इतना हो गया। इसके बाद इस प्रकार से दी गई तारीख का दिन निकालते हैं। वो मेथड में आपको जो सिंपल मेथड है उसको बताता हूं ताकि जीवन में आपको हमेशा याद रहे, आप कभी भी उसे ना भूलें। मान लीजिएगा एक तारीख ले ली 15 मार्च। 15 मार्च 1974 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इस प्रकार से मैं आपको तारीखों के दिन निकालना सिखाता हूं। यदि आप ये सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, और सीखेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल सीखेंगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मेथड आपको याद होना चाहिए। 15 मार्च 1974 को कौन सा दिन था, ये यदि पूछा जाए तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? एक बार पहली बार में आपको डिफिकल्टी लगेगा, लेकिन यकीन मानिएगा एक बार यदि आप सीख गए तो फिर तो आप चुटकियों में इसको आसानी से कर सकते हो। किसी भी तारीख का दिन आपसे पूछे तो आप उसको वैसे ही चुटकियों में निकाल दोगे। सबसे पहले करना क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप 15 मार्च 1974 को कौन सा दिन था ये निकालना है। तो 15 मार्च जो चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च अभी रनिंग में है, मार्च चल रहा है, तो रनिंग में ईयर भी कौन सा है? 1974 में 74 आपका रनिंग ईयर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण वर्ष की। कंप्लीट ईयर कितने हो गए हैं, पूर्ण वर्ष कितने हो चुके हैं? तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण वर्ष। आराम से समझना। सबसे पहले पूर्ण वर्ष कितने हैं? 1973 ये कंप्लीट हो गए हैं, ये पूरे हो गए। 1974 में 74 वाला भी रनिंग है, अभी उसका मार्च महीना चल रहा है। मार्च महीने के मात्र 15 दिन बीते हैं, इसलिए पूर्ण वर्ष नहीं माना जाएगा। पूर्ण वर्ष कितने हैं? 1973। अब 1973 को यहाँ पर इसके विषम दिन निकालने हैं। पहले तो आपको दिनों के विषम दिन और वर्षों के विषम दिन निकालने रहते हैं। तो सबसे पहले निकालिएगा आप वर्षों के विषम दिन। वर्षों के विषम दिन निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1900 में और 73 में। 2 भागों में आपने डिवाइड कर दिया। अब मेरे को पता है कि 1900 में 1600 और 300 छिपे हुए हैं, और 300 की सीरीज में ही आता है 1900, जैसे 300, 700, 1100, 1500 और 1900। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आपको ऐसे याद ना रहे तो आप इसको 2 भागों में तोड़ दो, 1600 में और 300 में। आपको पता है 400, 800, 1200, 1600 में सभी में विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो 1600 में विषम दिन कितना होगा? 0। 300 में विषम दिन कितना होता है? 1। पहले मैं आपको बता चुका हूं। 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन 1। यदि आपको 1900 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1900 में डायरेक्ट विषम दिन क्या आ जाएगा? 1, पहली बात। अब बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष में जो विषम दिन है उन विषम दिनों की संख्या होती है 2, जबकि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। तो जितने भी लीप वर्ष रहते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा दिन छिपा हुआ रहता है, ये बात ध्यान रखना। लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन छिपा रहता है। उस एक्स्ट्रा दिन को निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? आपके पास 73 जो है वो कौन से वर्ष हैं? टोटल वर्ष हैं, लेकिन इन टोटल वर्षों में आपका लीप वर्ष भी तो छिपा होगा, जैसे चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां। इस प्रकार से कितने लीप वर्ष हैं?
ये यदि आपको ज्ञात करना है 73 में कितने लीप वर्ष छिपे हैं, ये ज्ञात करने के लिए आपको 73 में भाग देना होगा 4 का। आपने 73 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 अटे 32, 18 बार। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि 73 जो ईयर है उन 73 ईयर में 18 कौन से वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं। 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा 3, 4 अटे 32, फिर रिमाइंडर 1 बचा, उसको तो अभी छोड़ दो। आपको तो देखना यह है कि 4 का कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, 18 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये लीप वर्ष के एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, 73 में 18 कितने वर्ष लीप वर्ष हैं, तो ये कितने दिन हो गए, 18 एक्स्ट्रा दिन। अब आपको करना यह है कि 73 और 18 इन दोनों को जोड़ दो। 73 और 18 को आपने जोड़ा तो 8 3 11, 7 1 8 और 1 9, कितने हो गए, 91। ये 91 टोटल हो गए। 91 कौन से हो गए, टोटल वर्ष। टोटल वर्ष हो गए आपके 91। अब इन 91 में विषम दिन कितने हैं, उसके लिए आपको भाग देना होगा 7 का। 7 का आपने भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा, 0। शेषफल कितना आया, 0 या 0। रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा 2, 7 या 21, तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, 0। तो इन 73 में जो विषम दिन है वो विषम दिन कितने हैं, 0 है। बात ध्यान रखना, 300 में विषम दिन 1, यहाँ पर 73 जो थे इसमें विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले 4 का भाग देते हैं ताकि लीप वर्ष निकल कर आ जाए। कितनी बार 4 का पूरा पूरा भाग गया, 18 बार। तो आप 73 और 18 दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हो गया, 91। फिर इसके विषम दिन निकालने के लिए इसमें 7 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जो 73 है इन 73 में रिमाइंडर 0, मतलब विषम दिन कितना आया है, 0 आया। ठीक है, अब बारी किसकी है, बारी है मार्च महीने तक के विषम दिन निकालने के लिए। तो आप लिखिएगा जनवरी। जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। 31 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। जनवरी में विषम दिन कितना है, 3। अब फरवरी, यहाँ पर इस एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ईयर चल रहा है, 74। तो आपको चेक करना है कि 74 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। यदि 74 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष यदि होगा तो फरवरी फिर 28 की ना होकर कितने की होगी, 29 की। और यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो फिर फरवरी को कितने की लिखेंगे, 28 वर्ष की। तो देखो देखिएगा 74 जो है, इस 74 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जिस कारण से कौन सा वर्ष है, साधारण। और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की। 28 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, जनवरी फरवरी, अब कितने दिन बीत चुके हैं, 15 मार्च। तो यहाँ पर लिखेंगे फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च के जितने दिन बीते हैं उनको लिखेंगे 15। 15 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो यहाँ पर दिनों के विषम दिन आपके पास आ गए। कौन कौन सा है, 3, 0, 1। ईयर के कितने थे, 0, 1 और 0। आप इन सभी विषम दिनों को जोड़ दीजिएगा। आप इन सभी विषम दिनों को जोड़ दीजिए, कितने टोटल विषम दिन आएंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5। टोटल विषम दिन, टोटल जो विषम दिन है वो विषम दिन कितना है, 3 1 4, 4 और 1 5। 5 विषम दिन आए, और 5 मतलब क्या होता है, शुक्रवार। आपके प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, शुक्रवार। मतलब 15 मार्च 1974 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इस प्रकार से आप किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हो। इसको यदि आपने सीख लिया तो जीवन में फिर आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिएगा 1 मिनट, जैसे तारीख लिख देते हैं 21 अप्रैल 1993। 21 अप्रैल 1993 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था।
तो यहाँ पर फिर वही कहानी दोहराते हैं कि पूर्ण वर्ष कितना है, पूर्ण वर्ष रहेगा 1992। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 1900 में और 92, 92 में। 1900 में विषम दिन कितना रहता है, 1, ध्यान रखना 1900 में विषम दिन कितना, 1। अब 92 में कौन से वर्ष निकालने होंगे अपने को, लीप वर्ष। तो 92 में लीप वर्ष निकालने के लिए आप किसका भाग दोगे, 4 का। 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार। ठीक है, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया, 23 बार। मतलब ये 23 कौन से ईयर है, लीप ईयर, लीप वर्ष। अब आगे आपको करना क्या है, 92 और 23 दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 5 और 9 2 11, कितना मिला है टोटल, 115। 115 आपको टोटल ईयर मिले हैं। उन 115 में विषम दिन निकालने के लिए भाग किसका दोगे, 7 का। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, 4, 7 छंग 42, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 3। मतलब 3 क्या है, इससे 92 में 3 क्या निकल कर आया, विषम दिन। इस प्रकार से 1900 में विषम दिन 1 और 92 में विषम दिन कितना आया, 3। अब बारी किनकी है, दिनों में विषम दिन निकालने की। तो जनवरी 31 की होती है तो विषम दिन होता है 3। फरवरी, अब 1993 ये भी आपका साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की होगी और 28 में विषम दिन कितना होगा, 0। मार्च कितने का होता है, 31 का, और उसमें 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा, 3। अब अप्रैल जो है वो अप्रैल में दिन कितने बीते हैं, अप्रैल में दिन बीते 21, 21 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आया, 0। इस प्रकार से टोटल विषम दिन कितने हुए, 3, 3 6, एक 7 और एक 7 और 3 10। मतलब टोटल विषम दिन टोटल कितने हो गए, 10। अब ये 7 से ज़्यादा है इसलिए आप एक बार और 7 का भाग दे दो। 7 का आपने 10 में भाग दिया, शेषफल कितना आया, शेषफल मिलेगा 3। और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो 21 अप्रैल 1993 को कौन सा दिन था, वो दिन था आपका बुधवार दिन था। बुधवार के दिन 21 अप्रैल 1993 वाला तारीख रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको कैलेंडर से संबंधित, किस प्रकार के एग्जामों में बार बार क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से उनको सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूंगा। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था। ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आपको देखना है कि दिया गया वर्ष साधारण है या लीप वर्ष। तो 1997 इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। कौन से ईयर है, साधारण ईयर। और मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। ठीक है, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा, तो अगला जो वर्ष है उसके एक दिन बाद शुरू होता है। ये भी बात है कि भाई साधारण वर्ष जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन समाप्त हुआ, तो फिर नया वर्ष कब शुरू होगा, उसके अगले दिन। और यहाँ पर यही पूछा है कि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, तो उसका अगला दिन होगा। और शुक्रवार का अगला दिन कौन सा रहता है, शनिवार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है मतलब कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन यदि शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। बात समझना, मैंने बोला है कि लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और बताया है कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसका अंतिम दिन भी कौन सा होता है, वही। यहाँ पर वही पूछा है कि पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन साधारण वर्ष समाप्त भी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दिया है, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर कौन सा दिन है? वर्ष का अंतिम दिन। वर्ष का कौन सा दिन है? अंतिम दिन। और 2003 जो है ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। और मैंने आपको बार बार बताया है कि साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसका अंतिम दिन भी वही होता है। जिस दिन साधारण वर्ष शुरू होता है उसी दिन वह समाप्त होता है। तो 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो फिर 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा? मंगलवार। ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो रहेगा, नीचे लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ। यह प्रश्न काफी अच्छा है। सीता का जन्म कब हुआ? रविवार को। तारीख कौन सी थी? 28 नवंबर 1980 को। तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को कब आएगी? उसका अगला जो बर्थडे है वो उसी दिन रविवार को कब आएगा? ये प्रश्न में पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझे। देखिएगा 28 नवंबर 1980, 28 नवंबर 1980। पहले इसको देखना है ये वर्ष कौन सा है? ये वर्ष है लीप वर्ष। लेकिन उसका जन्म कब हुआ है? लीप वर्ष में फरवरी रहती है 29 की, लेकिन फरवरी तो पहले बीत चुकी है। जन्म तो उसका 28 नवंबर को हुआ है। मतलब लीप वर्ष की फरवरी से कोई लेना देना नहीं है। जो एक्स्ट्रा दिन जुड़ना था वो एक्स्ट्रा दिन इसमें नहीं जुड़ेगा। तो 28 नवंबर से आप चलिएगा 28 नवंबर 1981 तक। ये माना कि लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी जो है उसके बाद जन्म हुआ उसका। किसका? उस गुड़िया का फरवरी के बाद, सीता का फरवरी के बाद जन्म हुआ है। 28 नवंबर को जन्म हुआ, इसलिए जो फरवरी का एक्स्ट्रा एक दिन जुड़ना था वो एक्स्ट्रा एक दिन अब नहीं जुड़ेगा। और 1980 से 1981 तक रवि से क्या आ गया? सोम। फिर आगे बढ़ते हैं 28 नवंबर 1982 तक, फिर एक दिन जुड़ जाएगा तो क्या पहुंच जाएंगे? मंगल। अब उसके बाद 28 नवंबर 1983, ये भी साधारण वर्ष है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? बुधवार। ठीक है, 1982 तक कहाँ तक पहुंचे? बुधवार। अब फिर आगे बढ़ते हैं 28 नवंबर 1984, ये ध्यान रखना 1984 तक पहुंचे, कहाँ तक आ गए? गुरुवार तक। ठीक है, अब 1984 जो है ये साधारण वर्ष नहीं है, ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने दिन जुड़ते हैं? 2। तो 28 नवंबर 1985 तक आप आओगे तो अब दिन एक ऐड नहीं होगा, अब दिन कितने ऐड होंगे? 2। और कहाँ पर पहुंच जाओगे? गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। फिर अगला वर्ष 28 नवंबर 1986, और यहाँ शनिवार से एक दिन और बढ़ जाएगा और क्या आ जाएगा? रविवार। इस प्रकार से यदि देखें तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को कब होगी? उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को होगी 28 नवंबर 1986 को। मतलब ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर रहेगा। 5 वर्षों के बाद उसी दिन उसका बर्थडे आएगा, क्योंकि 1980 से 1981 में एक दिन बढ़ा। अगला वर्ष अगले दिन शुरू होता है। 81 से 82 जब शुरू हुआ तो एक दिन और बढ़ गया, सोमवार से मंगलवार। 82 से 83 में बुधवार, 83 से 84 में गुरुवार, एक एक दिन बढ़ते गए। लेकिन 1984 जो है वो लीप वर्ष है। अब अगला जो साल आएगा उसमें 2 दिन ज़्यादा जुड़ेंगे, तो गुरु से शनि और शनि से रवि। आंसर आएगा 1986। अगला प्रश्न देखते हैं, 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आती है? 29 दिन की जो फरवरी है 29 फरवरी किस में रहती है? लीप वर्ष में। 29 फरवरी किस में रहती है? लीप वर्ष में। अब 400 वर्षों में यदि सामान्यता देखें तो 400 वर्षों में 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष कितना आएंगे? 100। तो आंसर आना चाहिए अपना 100, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप शताब्दी वर्षों की बात करेंगे तो शताब्दी वर्षों में कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का। तो यहाँ पर 100, 200 और 300, ये 3 शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता। उस कारण से 100 में से इस 100 वाले, 200 वाले और 300 वाले एक
2, 3, इन तीनों सालों को घटाना पड़ेगा तो आंसर कितना आएगा 97। कितने लीप वर्ष हैं उसमें 97, और जितने लीप वर्ष उतने ही 29 दिनों की फरवरी। इस कारण से इस प्रश्न का जो आंसर है वो 100 ना होकर कितना होगा 97, क्योंकि 100, 200 और 300 ये 3 शताब्दी ऐसे हैं जो कि लीप वर्ष नहीं है। तो इन तीनों शताब्दी वर्षों को आप 100 में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपका 97। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, किस प्रकार से निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था 1642 बटे 5310। 1642 में से सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, इन दिनों शताब्दी प्रारंभ होती है। शताब्दी क्या होती है? प्रारंभ। शताब्दी प्रारंभ होती है इधर शुक्र, 5 यानी शुक्र, 3 यानी बुध, 1 यानी सोम और 0 यानी रवि। इन दिनों शताब्दी क्या होती है? समाप्त। शताब्दी क्या होती है? समाप्त होती है। शताब्दी समाप्त। तो प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? देखो, शुक्रवार अंतिम दिन होता है ना, बुध अंतिम दिन होता है, सोम अंतिम दिन होता है, रवि। तो इनमें ऐसा विकल्प देखो, रवि अंतिम दिन है, सोम अंतिम दिन है, बुध अंतिम दिन है, शनिवार जो है वो अंतिम दिन नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? शनिवार। शनिवार के दिन शताब्दी समाप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिन किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? तो वापिस आप चलिएगा, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, इन सभी दिनों को शताब्दी शुरू हो सकती है। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वैसे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है ये पूछा है, तो वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। अब इन चारों विकल्प में देखिएगा कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1972, इसके अंतिम जो 2 अंक है 7 और 2, ये 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, इसलिए 1972 जो है वो साधारण वर्ष ना होकर कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 1600 शताब्दी वर्ष 400 का पूरा भाग जाएगा, 2000 शताब्दी वर्ष 400 का पूरा भाग जाएगा, 2400 शताब्दी वर्ष 400 का पूरा भाग जाएगा। तो तीनों तो आपके लीप वर्ष हैं, लेकिन 100 जो है इसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इस कारण से जो 100 है वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? आपको सबसे पहले देखना है कि 1996 जो है यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 1996 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है, तो फिर नया वर्ष उसके 2 दिन बाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि तारीख दे रखी है 10 मार्च 1996, मतलब फरवरी बीत चुकी है, फरवरी इसमें काउंट नहीं होगी। यहाँ पर 10 मार्च से पूछा है, फरवरी इसके बीच में नहीं आ रही है। ये जो टाइम दे रखा है, ये जो डेट दे रखी है, इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं हो रही है, 29 फरवरी वाला दिन। ठीक है, इस कारण से जो अगला वर्ष है वो मात्र 1 दिन बाद शुरू होगा, ना कि 2 दिन बाद शुरू। इसलिए 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को क्या रहेगा? शनिवार। ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि चाहे ये भले लीप वर्ष हो, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन जब बढ़ता है जब उसमें फरवरी इंक्लूड होती हो, इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। बात हो रही है फरवरी के बाद के समय की, मतलब 10 मार्च के समय की। तो अगला जो वर्ष है वो अगला वर्ष 1 दिन बाद शुरू होगा, और उसके बाद अगला दिन कौन सा आने वाला है? शुक्रवार के बाद शनिवार। अगला है, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहली बात तो ये कि 2001 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के बाद अगला जो वर्ष शुरू होता है वो 1 दिन बाद शुरू होता है। तो आप यहाँ तक तो पहुँच सकते हो, 10 अगस्त 2001
को क्या था, मंगल। तो 10 अगस्त 2002 को यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा और एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार। पहली बात तो ये 10 अगस्त 2001 से 2002 तक पहुंच चुके हैं और मंगल से आप कहां पर पहुंच गए, बुधवार पर। अब लेकिन बारी है 15 सितंबर तक की। तो अगस्त कितने का होता है, अगस्त होता है 31 का। 31 में से 10 दिन बीत गए, बचे कितने दिन, बचे हैं 21 दिन। तो 21 दिन तो ये शेष हैं, ये जुड़ेंगे और 15 सितंबर ये वाले दिन भी जुड़ेंगे। तो ये 15 दिन है, ये किसके हैं, सितंबर के। मतलब टोटल दिन कितने हो गए, 21 और 15 36, ये हो गए टोटल दिन। टोटल दिन 36 हो गए। अब 36 में विषम दिन कितने होते हैं, तो 7 का भाग 2। शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर बुधवार में आप 1 और जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। मतलब 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन रहेगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, यदि 18 फरवरी 1997 को सोमवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। जिस तारीख से आप जाते हो, एक दिन बढ़ता है 2 दिन बढ़ता है। साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा और लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। पहले लिखिएगा आप 28 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, सोमवार। अच्छा 1997 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो इससे जब अपन आगे बढ़ेंगे 28 फरवरी 1998 तक, तो दिन कितने बढ़ जाएंगे, 1 बढ़ेगा और हो क्या जाएगा, मंगलवार। तो 28 फरवरी 1998 को क्या रहेगा, मंगलवार। अब इसको देखो आप कि 28 फरवरी 1998 वाला वर्ष है, क्या ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष? नहीं, ये साधारण वर्ष है। तो आपको जाना है 28 फरवरी 1999 तक, ये भी साधारण वर्ष है तो 1 दिन और बढ़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। इसका सही आंसर होगा कि 28 फरवरी 1997 से 28 फरवरी 99 तक पहुंचते हैं तो उस दिन कौन सा आएगा, बुधवार आएगा। क्योंकि साधारण वर्ष है दोनों, तो दोनों साधारण वर्ष है तो दिन 1-1 बढ़ते जाएंगे। सोमवार से क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अगला है, यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा। अच्छा अक्टूबर कितने का रहता है, अक्टूबर रहता है 31 का। अक्टूबर 31 का रहता है और टोटल दिन बीते कितने हैं, 31 दिन बीते हैं। अक्टूबर के 31 दिन बीतने के बाद क्या आता है, 1 नवंबर आता है। मतलब टोटल कितने दिन बीते हैं, 31। तो 31 दिनों में आप 7 का भाग दो, शेषफल कितना बचा, शेष बचा है 3 और 3 क्या रहेंगे अपने, विषम दिन। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि मंगलवार था तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ दे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। मतलब 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की बात कर रहे हैं तो कितने दिन आ रहे हैं भाई, 31 दिन आ रहे हैं। टोटल दिन कितने हुए, 31, और इसका विषम दिन निकालो तो 7 का भाग दो। 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 3। शेषफल 3 बचा, मतलब मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। मंगलवार में 3 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। अगला है, यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा, ये पढ़ना है। ठीक है, पहले तो लिखिएगा 10 जनवरी 2002। ठीक है, कौन सा दिन है भाई, शनिवार है, शनिवार। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो 10 जनवरी, अच्छा जनवरी के बाद यहाँ पर भी वर्ष चेंज नहीं हो रहा, वही आ रहा है, कोई बात नहीं। आप 10 जनवरी 2002 को शनिवार है तो जनवरी होती कितने की है, पहले तो जनवरी होती 31 की। 31 में दिन जो है वो कितने बीत गए, 10। तो 10 दिन बीत गए तो बचे कितने दिन, 21। शेष दिन कितने बचे हैं, 21, है ना। जनवरी के कितने दिन बचे हैं, जनवरी के बचे हैं 21 दिन। 21 में 7 का भाग दो, शेषफल क्या है, 0। मतलब जनवरी में कितने दिन, 0। अब बारी है फरवरी।
फरवरी में आप देखो 2002 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितने की रहेगी 28 की, और 28 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च रहता है 31, 31 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। मार्च के बाद बारी है अप्रैल की, और अप्रैल के कितने दिन 30, अप्रैल के दिन 30 है, और 30 में आप 7 का भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो टोटल रिमाइंडर अपने पास क्या बचा है, जनवरी का 0, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का 2। 3 और 2 बराबर कितने 5 विषम दिन। टोटल विषम दिन कितने 5 विषम दिन, और 5 विषम दिन है तो शनिवार में आप 5 जोड़ दीजिएगा। शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। आंसर क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर डी। तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा, आंसर आएगा बृहस्पतिवार होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती हो, 12 तारीख कब पड़ती हो, बुधवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार के दिन कौन सी तारीख होगी, बुधवार के दिन होगी 10 तारीख। ठीक है, कौन सी तारीख 10 तारीख। उसने दे रखा है ना, उसने क्या दे रखा है, एक बार और समझिए। यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो बुधवार को तारीख कितनी होगी 10 तारीख। फिर पूछा है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने बताया था 10 में आप 7 जोड़ो 17, 17 को भी क्या होगा बुधवार। फिर 17 में आप 7 जोड़ो तो कितना हुआ 24, 24 को भी क्या होगा भाई बुधवार। फिर इसमें 4 और जोड़ दो, बुध के बाद गुरु, शुक्र, शनि और रवि, तो 28 तारीख को क्या आएगा रविवार आएगा, संडे उस दिन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद, 26 के बाद मतलब 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले। तो 26 के बाद आता है 27 और 29 के पहले आता है 28। 2 दिन उसने दे दिए सुधा के माँ ने। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले। अब 26 के बाद 27 और 28 के पहले भी 27, तारीख क्या बची है, एक ही तारीख बची है 27। तो बताइए कि सुधा का जन्म कब हुआ, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के दिन सुधा का जन्म हुआ था, क्योंकि 26 अप्रैल के बाद 27 और 29 अप्रैल के पहले 28। पिताजी कहते हैं कि 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद 27 और 28 अप्रैल के पहले मतलब 28 के पहले भी क्या होता है 27। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो पूजा किस दिन बाद, पूजा किस दिन पैदा हुई, यह बात अपने को ध्यान रखना है। तो देखिएगा, सीता और पूजा के जन्म में कितने दिन का अंतर है, 15 दिन का। अंतर को लिख लो और फिर उसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, शेष मिलेगा 1, मतलब 1 दिन और आप जोड़ दीजिए। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आरती 10 जनवरी को पैदा हुई, आरती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस कब होता है, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी। ठीक है, और आरती पैदा कब हुई 10 जनवरी को। तो बताइए आरती किस दिन पैदा हुई। तो आप एक काम कीजिएगा, 26 में आप 7 घटाइए तो कितना बच जाएगा 19। 19 जनवरी को क्या रहेगा, 19 जनवरी को भी रहेगा शनिवार, क्योंकि 26 जनवरी को क्या था, 26 जनवरी को शनिवार था। उसमें से 7 घटाया तो 19 जनवरी को क्या हुआ शनिवार। 19 में भी आप 7 घटा दो तो 12 जनवरी को भी क्या रहेगा शनिवार। अब बारी है 10 तारीख की, तो 11 को शुक्र होगा और 10 तारीख को क्या होगा गुरु। तो आंसर क्या आएगा, उसका जन्म किस तारीख को हुआ, किस दिन हुआ था, गुरुवार को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला है, रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था, रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले हुआ था। तो 15 में से आप 5 घटाओ तो कितने अप्रैल को हुआ था, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1988 को, यह बात ध्यान रखना।
रवि का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था। उसके दोस्त अनंत का जन्म उसके 5 दिन पहले। तो अनंत का जन्म कब हुआ? 5 दिन पहले, मतलब 10 अप्रैल 1988 को हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शुक्रवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी किस दिन पड़ता है? शुक्रवार को। 26 जनवरी को क्या था? शुक्रवार था। उसने पूछा है कि अनंत किस दिन पैदा हुआ, मतलब 26 जनवरी से पहुंचना कहाँ तक है? 10 अप्रैल तक। तो जनवरी होती कितने की है? जनवरी होती 31 की। जनवरी के 26 दिन बीत गए तो शेष दिन बचे कितने? जनवरी के शेष दिन कितने बचे हैं? जनवरी के शेष दिन बचे हैं 5। ठीक है। फरवरी, अब 1988 जो है, देखना 1988 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 की। तो 29 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। जनवरी के 5 दिन, फरवरी का 1 दिन, मार्च में दिन कितने होते हैं? मार्च में होते हैं 31 दिन, और 31 दिन होते हैं तो शेषफल उसमें कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 31 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब बारी किसकी? अप्रैल की। अप्रैल के दिन कितने बीते हैं? अप्रैल के दिन बीते हैं 10, और 10 में 7 का भाग दोगे तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इस प्रकार से टोटल शेषफल कितना है? 5, 1 6, 6 3 9, 9 3 12। टोटल 12 को लिखो, 12 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। उस 5 को जोड़ दो। शुक्रवार में आपने 5 जोड़ा तो शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, मतलब कौन सा दिन रहेगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अनंत का जन्म कब हुआ था? बुधवार के दिन हुआ था। अगला प्रश्न, यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन, 21 के बाद चौथे दिन, मतलब 21 और 4 कितना होता है? 21 के बाद चौथे दिन, 21 माने 21 के बाद चौथे दिन, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां। तो आंसर कितना आएगा? 25वां। ठीक है। 25वां दिन या 25 तारीख। ठीक, 25 तारीख है। कितनी तारीख? 25 तारीख। 21 और 4 कितना? 25 तारीख को। अब यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 3 तारीख को क्या था? शुक्रवार। 3 तारीख को शुक्र था तो 10 को भी क्या रहेगा? शुक्र। 17 को क्या रहेगा? शुक्र। 24 को क्या रहेगा? शुक्र। और 25 को क्या रहेगा? शनि। तो आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। शनिवार था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख क्या है? रवि, तो पहुंचना कहाँ तक है? 31 तारीख तक। 2 तारीख को रवि है तो 7 जोड़ो, 9 को भी क्या रहेगा? रवि। फिर 9 में आप 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 16। 16 को भी क्या रहेगा? रवि। फिर 16 में आप 7 जोड़िएगा तो 23 को भी क्या रहेगा? रवि। फिर 23 में आप 7 जोड़ें तो 30 को क्या रहेगा? रवि। और पूछा है 31, तो 31 को क्या रहेगा? सोम। आंसर आएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह का 3रा दिन सोमवार है, 3 तारीख को क्या है? सोमवार। 3 तारीख को सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा है? 21वें से 5वां दिन। 21वें से 21 को भी शामिल किया है। 21वें से 5वां दिन, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। टोटल दिन कितने हैं? 26। तो आप 26 जो है यहाँ तक पहुंचना है तो आप एक काम करो, 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 को भी क्या होगा? सोम। फिर उसके बाद 17, 17 को भी क्या होगा? सोम। फिर उसके बाद 24, 7 जोड़ो तो 24, 24 को भी क्या होगा? सोम। और 26 पूछा है तो सोम के बाद मंगल और बुध, बुधवार इसका आंसर। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, 21 के 5 दिन पहले मतलब 21 में से 5 घटाओ तो 16 तारीख को, कौन सी तारीख निकालना है? 16 तारीख। अब 3 तारीख को क्या है? 3 तारीख को है सोमवार, तो 16 तक पहुंचना है। 3 में 7 जोड़ो भाई 10, 10 को क्या रहेगा? सोम। फिर 10 में 7 जोड़ो 17, 17 को क्या रहेगा भाई? सोम। उसने पूछा है 16 तारीख, तो 17 से एक दिन पहले क्या पड़ेगा? रविवार। रविवार इसका सही आंसर।
अगला, यदि किसी एक विशेष वर्ग का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है। यदि किसी एक विशेष वर्ष का एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उसी महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। अच्छा, महीना कब कब समाप्त हो सकता है, 28, 29, 30 या 31। ठीक है, 28 का महीना हो सकता है, 29 का महीना हो सकता है, 30 का हो सकता है या 31 का हो सकता है। अब बोल रहा है वो कि एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है। मान लीजिएगा 28 तारीख को क्या है, 28 तारीख को है वो शुक्रवार, 28 को क्या हो, शुक्रवार। तो मंगलवार कब रहेगा, 25 तारीख, 25 तारीख को क्या रहेगा, मंगल। 25 को मंगल है तो 25 में से आप -7 करो, एक मंगल तो कब आया, 25 तारीख को। 25 में से आपने 7 को कम किया तो 18, 18 तारीख को भी क्या रहा होगा, मंगल। ये हो गया दूसरा मंगल, जो कि किस तारीख को पड़ा है, 18 को। फिर इसमें से -7 करो तो कितना आ जाएगा भाई, 13, सॉरी कितना आ जाएगा, 11। और 11 तारीख जो है, 11 तारीख को भी क्या होगा, मंगल। तो तीसरा मंगल कब पड़ा, 11 तारीख को। ठीक है, फिर 11 में से आप -7 करो तो कितना बचेगा, 4 तारीख। 4 तारीख को भी क्या रहेगा, मंगल। अब ये कौन सा मंगल है, चौथा, जो कितनी तारीख को है, 4। अब 4 में माइनस करेंगे तो दूसरे महीने में चले जाएंगे, उससे पहले वाले महीने में। तो टोटल कितने मंगल आए, 1, 2, 3 और 4। मतलब एक महीने में यहाँ पर मंगल कितनी बार आएंगे, 4 बार। 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। कितने दिन पहले, 9 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई और मोहिनी केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। 9 दिन पहले की बात हो रही है, तो अंतर कितने दिन का, 9 दिन का। तो 9 में आप 7 का भाग दो, शेषफल क्या बचेगा, शेष बचेगा 2। मतलब आप दिए गए दिन में 2 दिन और जोड़ दो। बृहस्पतिवार में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन जोड़ा तो आज कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। अगला प्रश्न है, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, उस वर्ष के बाद अगला वर्ष किस दिन शुरू होगा यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था। रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, उस वर्ष के बाद अगला वर्ष किस दिन से शुरू होगा यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था। मतलब रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ तो उसके 2 दिन पहले कौन सा दिसंबर रहा होगा, 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर को क्या था, मंगलवार। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या था, मंगलवार। तो अब बात समझिएगा, 1 दिसंबर को मंगलवार, तो 8 दिसंबर को भी क्या, मंगल। 15 को भी क्या, मंगल। 22 को भी क्या, मंगल। 29 को भी क्या, मंगल। 30 को क्या होगा, बुध। 31 को क्या होगा, गुरु। 31 तारीख का दिसंबर रहता है और 31 तारीख को गुरुवार आया, तो अगला जो वर्ष है वो गुरुवार के बाद कब शुरू होगा, शुक्रवार को। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर।